तुगलकी शासन दोस्तों ये एक ऐसा टर्म है जिसको आजकल के नेता एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए अक्सर यूज करते हैं कि देखो इस देश में तुगलकी शासन चल रहा है या फिर देखो ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तुगलक की तरह शासन कर रहा है। तो आखिर क्या है तुगलकी शासन और ये तुगलक कौन है और आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसका नाम इतना बदनाम है। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तुगलकी शासन उस शासन को कहते हैं जहां राजा बिना किसी के सहमति के रातों रात कोई आदेश जनता के ऊपर थोप दे, जहां कोई भी तर्क वितर्क की कोई जगह ना हो, बस जो राजा ने कह दिया उसे लागू करना जरूरी है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आदेश का जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि कांग्रेस अभी विपक्ष में है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट के डिसीजन जैसे कि नोटबंदी का डिसीजन या फिर 2020 में लिया गया अचानक से लॉकडाउन का डिसीजन, तो ऐसे डिसीजन को कांग्रेस तुगलकी फरमान कहती है। जबकि यही कांग्रेस जब सरकार में थी और बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी कांग्रेस की कई सारे डिसीजन को वो भी तुगलकी फरमान कहती थी। अब आइए आगे बात करते हैं उस राजा की जिसके नाम पर ये टर्म तुगलकी फरमान या तुगलकी शासन पॉपुलर है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 700 साल पहले की, जब इस देश पर दिल्ली सल्तनत का राज था और उसमें भी दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश राज कर रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का दूसरा राजा या सुल्तान था, उसके नाम पर यह टर्म तुगलकी फरमान फेमस है। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जूना खान था और यह तुगलक वंश के फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक का बेटा था। इसकी माँ एक हिंदू थी तो टेक्निकली कहा जाए तो यह आधा हिंदू भी था। और चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक राजा का बेटा था इसलिए इसका पालन पोषण भी एक राजशाही की तरह हुआ था। ये बचपन से ही बहुत सी चीज़ों में निपुण था। इसको पर्शियन, अरबिक, तर्किश यहाँ तक कि संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। ये पिछले दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए थे उनमें से ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसने मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ले रखी थी। और चूंकि एक राजकुमार में जब इतनी सारी खूबियाँ हो तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि जब यह राजा बनेगा तो ये अपने साम्राज्य को बहुत आगे ले जाएगा, साम्राज्य में बहुत तरक्की होगी। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब यह 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना तो इसने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जो कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर उतना ही खराब होता था। और आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने 26 साल के कार्यकाल में बहुत सारे अजीबोगरीब डिसीजन लिए थे और उनमें से पहला था कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से शिफ्ट कर महाराष्ट्र के देवगिरी ले जाना। और चूंकि ये एक इस्लामिक शासन था इसलिए उसने सबसे पहले देवगिरी के नाम को बदलकर दौलताबाद रख दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस डिसीजन में सोचा था कि चूंकि दिल्ली से भारत के दक्षिण भाग पर शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है इसलिए वो अपनी राजधानी को भारत के बीचों बीच ले जाएगा, जिससे कि वो भारत के दोनों भागों पर अच्छे से शासन कर पाएगा। पर दोस्तों इस डिसीजन की सबसे खराब बात यह थी कि दिल्ली से दौलताबाद के बीच का डिस्टेंस करीब 1500 किलोमीटर था और उसने इस डिसीजन में कहा था कि इस प्रोसेस में ना केवल वो और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, यहाँ तक कि दिल्ली की आम जनता को भी दौलताबाद जाना होगा। और ये दिल्ली की आम जनता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अगर आप कायदे से देखो तो अभी हमारे पास कितनी सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज किसी देश की राजधानी को शिफ्ट किया जाता है तो उसमें सरकार और सरकार के लोग ही ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ की आम जनता नहीं। जबकि अभी बात की जा रही है आज से करीब 700 साल पहले की। उस वक्त आज की जैसा कोई गूगल मैप नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, किसी को पता नहीं था कि आगे पहाड़ आएगा, नदी आएगा, जंगल आएगा, क्या आएगा, किसी को पता नहीं था। और ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की पूरी जनता को आदेश दे दिया था कि वो भी उसके साथ दौलताबाद जाएंगे। दोस्तों कई सारे हिस्टोरियन बताते हैं कि जब दिल्ली की जनता को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया जा रहा था तो उस वक्त दिल्ली में एक एनिमल तक नहीं बचा था। पूरी दिल्ली सुनसान थी, खाली थी। और ये डिसीजन यहीं तक समाप्त नहीं हो रहा था। दिल्ली से दौलताबाद जितने भी लोग जा रहे थे उनमें से कई सारे लोगों की तो रास्ते में ही मौत हो गई थी। और जो लोग दौलताबाद पहुंच भी गए थे तो वो वहाँ की कल्चर से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे और वहाँ पानी की भी बहुत कमी थी। और चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भारत के बीचों बीच आ गए थे तो इसका असर ये हुआ कि भारत का नॉर्दर्न भाग अब दुश्मनों के लिए एक्सपोज हो गया और कई सारे दुश्मन अब भारत के नॉर्दर्न भाग पर हमला करने की तैयारी करने लगे। और दोस्तों फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक जिसने इस डिसीजन को ये सोच कर लिया था कि वो भारत के दोनों भागों पर अच्छे से शासन कर पाएगा, उसको मजबूरीवश इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा और फिर से अपनी राजधानी को दौलताबाद से शिफ्ट कर दिल्ली ले जाना पड़ा। तो दोस्तों ये था पहला डिसीजन जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा तो बहुत अच्छा था, पर इसके दूरगामी प्रभाव को ना समझते हुए उसने इस डिसीजन को लिया
और जब इसका असर बुरा होने लगा तो उसे इस डिसीजन को वापस भी लेना पड़ा। दूसरा सबसे अजीबोगरीब डिसीजन जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया कि उसने रातों रात ये ऐलान कर दिया कि अब से चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलेंगे, और वो भी चांदी की सेम कीमत पर, यानी कि एक चांदी का सिक्का बराबर एक तांबे का सिक्का। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चांदी का दाम तांबे के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा है। उसने इस डिसीजन में सोचा था कि चूंकि राज्य में अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, इसलिए वो चांदी के सिक्कों को तांबे के सिक्के से रिप्लेस कर देगा, जिससे कि राज्य को थोड़ी मदद मिलेगी। पर उसने तांबे के सिक्के का ऐसा बनावट रखा कि उसे आम लोग अपने घर में बनाना स्टार्ट कर दिए और उसी से ही राज्य को टैक्स देने लगे, और जिसका कि परिणाम ये हुआ कि इसके खराब इम्प्लीमेंटेशन के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को इस डिसीजन को फिर से वापस लेना पड़ा। तीसरा सबसे खराब डिसीजन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया कि उसने अपने राज्य के रेवेन्यू शॉर्टफॉल को बैलेंस करने के लिए अचानक से गंगा यमुना के बीच की जमीन का टैक्स 10 से 20 गुना बढ़ा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई हिंदू किसानों ने खेती करना छोड़ दिया और जिससे कि उस क्षेत्र में अकाल आ गया। अगर आप कायदे से देखो तो कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना मोहम्मद बिन तुगलक का काम था, उसको सिकंदर भी बनना था, जो हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे। तो इसमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो होगा ही, और आप अचानक से 10 से 20 गुना टैक्स बढ़ा दोगे, जिसमें कि हिंदुओं को पहले से ही जजिया टैक्स देना पड़ता है और भी कई सारे किसान वाले ही टैक्स देने पड़ते हैं, तो ये कहाँ तक सही है। पर दोस्तों उस वक्त आज की तरह कोई डेमोक्रेसी नहीं थी कि सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाए और सारे कानून वापस ले लिए जाएं। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे ही सबसे क्रूर शासकों में से एक था। उसने पहले भी कई सारे हिंदुओं की हत्याएं करवाई थी, और इसमें भी जो जो हिंदू किसान इस डिसीजन का विरोध कर रहे थे, उसने इन सभी का बुरी तरह से दमन किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। चौथा सबसे खराब डिसीजन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया कि वो भारत का सिकंदर बनने का सपना देखने लगा था। मतलब कि ये सपना देखना बुरा नहीं था, वो तो उस वक्त हर राजा देखता था कि वो भारत का सिकंदर बने, अपने साम्राज्य को फैलाए। इस डिसीजन का सबसे खराब बात यह था कि उसने इस प्रोसेस में ऐसे ऐसे लोगों को अपने आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया जो कि मिलिट्री ट्रेन नहीं थे और ना ही उसे कभी मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। वो सिर्फ सोल्जर के कपड़े पहने हुए व्यक्ति थे, पर सोल्जर बिल्कुल भी नहीं थे जो ज़मीन पर लड़ सके, उसके लिए जीत सके। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपने कार्यकाल में जितने भी मेजर हमले किए उन सभी में उसको मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों यही था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अपने अजीबोगरीब डिसीजन के लिए जाना जाता है और जिसके नाम पर यह टर्म तुगलकी फरमान या तुगलकी शासन पॉपुलर है, जिसमें उसका डिसीजन तो बहुत अच्छा होता था पर उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही खराब होता था, और इसी को लेकर आजकल के नेता एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। सो वेल, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।